हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AJPCM अकेडमी। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम आगे की थ्योरी और एक्सरसाइज को देखेंगे। तो हम इसमें थ्योरी पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो पहले इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तब इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। अगर हम कोई भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे हम 4 लिए, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2। अगर हम 6 लेते हैं कोई भाज्य संख्या, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुनी 3। अगर हम 8 लेते हैं तो इसको लिखेंगे 2 गुनी 2 गुनी 2। अगर हम 10 लेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2 गुनी 5। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड होता यही है कि अगर किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जब हम लिखते हैं, तो यही लिखने की जो विधि है, इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी 4 को हम 2 गुना 2 लिखे, 6 को हम 2 गुना 3 लिखे, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिखे, 10 को 2 गुना 5 लिखे। तो ये जो लिखने की विधि है, इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब इसका हम डिफिनेशन को जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 को हम 2 गुना 2 लिखेंगे, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, 10 को 2 गुना 5 लिखेंगे, 12 को 2 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे। तो ये जो भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जो लिखने का प्रोसेस है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। चलिए ये बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 252 लेते हैं, एक भाज्य संख्या है यह, क्या किसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 1 2 6 6 3 21 7। अब इसमें नहीं लगेगा, तो 252 को हम जो लिखेंगे 7। 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया, 1 बार 7 आया है, यानी 252 को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। तो ये हुआ प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, लेकिन गुणनफल के रूप में लिखेंगे, लेकिन उसमें क्या लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 का घात हम 2 लिखेंगे, क्या 2 की संख्या क्या है, 2 है। 3 पर पावर हम 2 लिखेंगे और 7 पर पावर 1 लिखेंगे। यही हो गया प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घात के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। और इसमें जो ये गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम में क्या है, ये अद्वितीय होगा। इसलिए अद्वितीय होगा कि 252 में अगर 2 बार 2 आया है, इसके बाद आप कभी भी इसमें 2 बार आने के बाद या कभी भी आगे में 2 बार 2 रिपीट नहीं करेगा। ये 3 भी क्या होगा, अद्वितीय होगा। यानी यहाँ 2 बार अगर 3 आ गया है तो फिर आगे में कभी रिपीट नहीं करेगा। अगर 7 एक बार आ गया है तो आगे में फिर ये कभी रिपीट नहीं करेगा। इसलिए कहा गया इस क्रम में ये क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इस तरीका से जो अगर धनात्मक घात के रूप में लिखते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को, इसी चीज़ को हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। या आगे में जब हम सवाल बनेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्या आएगा, काम आएगा। ये बात को आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे की थ्योरी को पढ़ते हैं। गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री। देखिए गुणनखंड वृक्ष होता क्या है, तो चलिए वही हम एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। हम लेते हैं 252, इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमको कितना, 2 2 दूनी 4, 1 बचा 6।
फिर अगर इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो फिर हमको आएगा कितना 6 3। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे, आएगा ये कितना 21। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा हमको कितना 7। तो यही हो गया गुणनखंड वृक्ष। यानी कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में इस तरीका से लिखेंगे। अगर इस तरीका से हम ब्रांच बना बना के अगर सॉल्व करेंगे, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 2 3 3 7। यहाँ पे कितना हो गया 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 7 के पावर 1। तो यही हो गया मेरा क्या, गुणनखंड वृक्ष। चलिए अब हम आगे की थ्योरी को पढ़ते हैं, गुणनखंड या अपवर्तक। गुणनखंड या अपवर्तक यानी फैक्टर। देखिए ये क्या होता है, किसी संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लिखते हैं 2 का गुणनखंड, तो 2 को कौन कौन संख्या विभाजित कर सकता है, 1 कर सकता है और 2 कर सकता है। यही 1 2 2 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अगर लिखेंगे हम 3 का गुणनखंड, तो 3 को 1 करेगा और 3 करेगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं हम 9 का गुणनखंड, तो 9 को 1 से विभाजित होगा 9, 3 से होगा और 9 से होगा, तो 1 3 9 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अगर यहाँ पर हम कोई बड़ा संख्या जैसे 42 ले लेते हैं, 42 का गुणनखंड, तो 42 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा और 42 से कटेगा। देखिए तो 42 का गुणनखंड क्या सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 42 हो गया। यानी ये सब संख्या से 42 क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये सभी संख्या इसका क्या होगा, गुणनखंड या क्या होगा, अपवर्तक होगा। तो इस बात को भी एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। जब ये लिखे गुणनखंड या अपवर्तक, तो समझिए उस संख्या किसकी संख्या से कटने वाली है। जिस जिस संख्या से वो कटेगा वही सब संख्या उसका या तो गुणनखंड होगा या अपवर्तक होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं गुणज या अपवर्त। गुणज या अपवर्त मल्टीपुल, किसी संख्या से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उस संख्या का गुणज कहलाती है। ये बात आप नहीं समझे होंगी, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। चलो लिखेंगे 3 का गुणज, तो सोचिए 3 किसको काटेगा, 3 को काट देगा, 6 को, 9 को भी, 12 15 18 डॉट। यानी 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, यानी 3 जो है अपने 3 के जितने भी पहाड़ा है सबको काट देगा। अगर यहाँ पर हम 4 के गुणज की बात करते हैं, 4 का गुणज क्या सा होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा डॉट डॉट डॉट। तो यही होता है गुणज, यानी उस संख्या का पहाड़ा लिख दीजिए तो उसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। आप गुणज समझ चुके होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं HCF यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, MOSFET को शॉर्टकट में MOSFET लिखते हैं और HCF को यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF लिखते हैं। ऐसे हो गया हाईएस्ट
सी से हो गया कॉमन, एफ से हो गया फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। ये होता क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन को जानते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसवा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है। या इसको दूसरे तरीका से हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड को मौसव कहते हैं। ये बात अभी आप नहीं समझे होंगे, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं मौसव निकालने की विधि कितनी होती है। तो मौसव निकालने की मुख्यतः 3 विधि होती है। पहला हो गया भाग विधि, गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए इस तीनों विधि के माध्यम से हम एचसीएफ निकालने की एचसीएफ कैसे निकालता उसको हम सीखते हैं। देखिए भाग विधि से हम सीखते हैं 24 और 32 का मौसव कैसे निकालते हैं। हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। 24 से एक बार लगेगा, कितना आएगा ये 8। फिर ये 8 से हम 24 में क्या लगेंगे, तो 8 दिया 24, 0 हो गया। यानी लास्ट में 8 से पूर्णतः ये कट गया, शेष पर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं मौसव किसका, तो 24 32 का कितना हो गया 8। तो दो संख्या अगर कह दे हमको एचसीएफ निकालने के लिए, अगर भाग विधि से के तो भाग विधि से इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि 24 और 32 के एचसीएफ देखते, गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो हम सबसे पहले 24 का हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24। यानी 24 जो है इस सभी संख्या से विभाजित होगा। अगर हम 32 का लिखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। तो 32 का सारा गुणनखंड ये हो गया और 24 का सारा गुणनखंड ये हो गया। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे यानी कॉमन वैल्यू, कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर 1 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है। और उसके बाद इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो जो जो कॉमन अंक है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 1 2 4 8, ये सारा कॉमन अंक लिख लिए। अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, तो ये 8 क्या है सबसे, तो ये 8 है हाईएस्ट कॉमन। तो यही 8 क्या होगा, 24 और 32 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 24 32 का एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा। तो गुणनखंड विधि से हम इस तरीका से दो संख्या या दो से अधिक संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे। यानी उस संख्या का गुणनखंड लिख लेंगे, उसमें जो कॉमन फैक्टर वो लिख लेंगे, और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या होगा, दी गई संख्या का एचसीएफ होगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें हम क्या करेंगे, तो 24 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, तो हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या से होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 8 दिया 24। और 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 16, 2 दूनी 32, क्या होगा 32। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन वैल्यू को ढूंढेंगे।
इसका इसमें दो दो कॉमन आया, दो दो कॉमन आया, दो दो कॉमन आया, और कोई अंक कॉमन नहीं आया। तो यही कॉमन वैल्यू को आपस में गुना कर देंगे तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वही वैल्यू दी गई संख्या का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस तरीका से हम दो संख्या के एचसीएफ निकाल सकते हैं। हमने एचसीएफ निकालने की कुल 3 विधि सीखे हैं। भाग विधि सीखे, गुणनखंड विधि सीखे और अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे। तो इन तीनों विधि से दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लॉसर यानी एलसीएम। चलिए इसको समझते हैं ये क्या होता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाती है। इसको हम दूसरे तरीका से देखते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज को उस संख्या का एलसीएम कहते हैं। ये आपको डिफिनेशन अभी समझ में नहीं आया होगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे जो एलसीएम किस तरीका से हम दो या दो से अधिक संख्या के निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने की जो विधि होता है वो भी कितनी विधि होता है, 3 विधि। भाज्य विधि, अपवर्त या गुणज विधि, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। भाग विधि क्या होता है, गुणज विधि, अपवर्त विधि क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। भाग विधि से एलसीएम निकाले तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो लेंगे 24 और 32 का एलसीएम। देखिए तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो 24 32, 2 से लगेंगे ये 12 होगा, ये 16 होगा, 2 से लगेंगे या 6 होगा, यह 8 होगा, 2 से लगेंगे 3 होगा, यह 4 होगा। अब इसमें नहीं लगेगा तो इस सब संख्या को आपस में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या सा, यह 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4, 2 3 4 8 या 24, 24 गुना 4 96, कितना हो जाएगा 96। तो यही 96 क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी 24 और 32 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये हो गया भाग विधि से दो या दो से अधिक संख्या के एलसीएम हम इस तरीका से निकाल सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम गुणज विधि। गुणज विधि से एलसीएम निकाले, इसको भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं, 24 और 32 का एलसीएम। तो 24 का हम गुणज लिखेंगे, तो 24 का गुणज क्या होगा, 24 का गुणज 24 होगा, 48 होगा, 72 होगा, 96 होगा, 120 होगा, और कितना हो जाएगा 120 में अगर 24 जोड़ेंगे 40, 144 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते चले जाएगा। अगर यहीं पर हम 32 का गुणज लिखते हैं तो 32 होगा, 64 होगा, 96 होगा, और 128 होगा, डॉट 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 डॉट, आगे यह चलते चले जाएगा। तो इससे एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे, इसमें भी कॉमन अंक को ढूंढेंगे। तो कॉमन हमको यहाँ पे क्या मिला, 96 मिला। तो जो 96 कौन मिला, यही 96 दी गई संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, 96। यानी इसमें जो इसका गुणज में जो हमको सबसे पहले कॉमन मिलेगा, सबसे छोटी संख्या कॉमन में, वही सबसे छोटी संख्या कॉमन वाला को हम इसका क्या मान लेंगे, हम एलसीएम। इस तरीका से हम गुणज विधि से दो संख्या या दो से अधिक संख्या के एलसीएम हम निकाल लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकलता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाले
तो वही संख्या हम लेते हैं 24 और 32 का एलसीएम। तो देखिए, तो 24 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अगर 32 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर अंक ढूंढ देते। कॉमन अंक ये हमको मिला और कोई कॉमन अंक हमको नहीं मिला, तो जो कॉमन अंक मिला उसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते। 2 गुना 2 गुना 2। और जो एक्स्ट्रा बच गया है, जिससे हमको ये 2 2 बच गया है, तो ये 2 भी ले लेंगे, और जो एक्स्ट्रा 3 बच गया इस 3 को भी ले लेंगे। इस सब को अगर हम गुना करके लिखेंगे तो हमको कितना आएगा, 96 आएगा। यही 96 दी गई संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या का हम एलसीएम हम निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी 1 नंबर में सवाल दिया गया है, टोटल 7 सवाल दिया गया है। चलिए इस सभी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 नंबर में 43 से 20 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 4320 इसमें 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 का 2, 1 6 0। फिर इसमें हम 2 से लगाएंगे, तो 0 8 0। फिर इसमें 2 से लगेंगे, 2 5 10 4 0। फिर इसमें अगर हम 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 7 14 0। फिर अगर इसमें हम 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 पंचा 10। फिर इसमें हम कितना से लगाएंगे, 3 से, तो 3 चौका 12, 1 बचा 3 पचा 15। फिर इसमें हम कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, तो 3 का 3, 3 पचा 15। इसमें फिर हम 3 से लगेंगे, कितने 3 पचा 15। तो इस तरीका से इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 4320। तो 2 बार कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार। तो 2 गुनी 2, इसको 5 बार लिखना है। 3 कितने बार है, तो 3 है 3 बार गुना, इसको 3 बार लिखना है। और 5 है 1 बार, तो इसको 1 बार लिखना है। अब क्या करेंगे, इसको गिनती करके इसके घात के रूप में लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की संख्या कितना है 5, तो 2 पावर कितना दे देंगे 5। 3 की संख्या है 3, तो 3 पर पावर कितना दे देंगे 3 गुना। 5 की संख्या कितना 1, तो 5 को कितना दे देंगे 1। तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए हम 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया 75 60 का हम किस तरीका से लिखेंगे। तो कितना दिया गया 75 60। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 75 60, पहले इसमें हम 2 से लगाएंगे, तो कितना होगा 2 2 तिया 6, 1 बचा 2 7 14, 1 बटा 2 8 16 0। फिर इसमें कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, कितना होगा 2 का 2, 1 बचा 2 8 16, 1 2 9 18 0। फिर यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे, तो 2 9 18 9 2 4 दूनी 2 चौका 8 4 1 2 पंचा 10। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 4 1 बचा 7 और 4, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 का 3 कितना आ गया यहाँ पे 3 का 3, 3 पचा 15। फिर इसमें हम 3 से लगाएंगे, 3 का 3
फिर कट रहा है तो 0 डाल देंगे, 3 पचा 15। फिर इसमें हम 3 से लगेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा 3 पचा 15। फिर इसमें हम 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेंगे, 5 7 35, यानी अब इसमें नहीं लगेगा। यानी 75 60 को हम इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 75 60 को क्या, 1 2 3, तो 2 3 बार है तो 2 का पावर हम 3 लिखेंगे। 1 2 3, 3 3 बार है तो हम 3 का पावर 3 लिखेंगे। और 5 एक बार है तो 5 एक बार लिखेंगे, और 7 एक बार है तो 7 को एक बार लिखेंगे। इस तरीक़ा से हम इसका आंसर देंगे। चलिए, इसमें आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर सब एक ही टाइप का सवाल है, ये सवाल आपको बन जाएगा। हम 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया है 23 7 50 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो पहले इसका वही उसी तरीक़ा से आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 23,750 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 का 2, 3 बचा, 2 का 2 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10। फिर यहाँ पर हम 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे हम 5 से। क्या होगा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा 5 25। फिर 5 से ही लगेगा, 5 चौका 20, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा 5 25। फिर हम इसमें 5 से लगेंगे, 5 9 45, 2 बचा 5 25। फिर हम 2 से ही लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 का 5, 4 बचा 5 9 45। अब इसमें नहीं लगेगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 23,750 को हम क्या लिखेंगे, तो 2 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 1 2 3 4 बार दिया गया, 5 गुनी 19। इसमें लिखेंगे 2 का घात 1, 5 4 बार है तो 5 का घात 4, 19 का घात 1। हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 5 का अधिकतम घात, तो 5 का अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो लिखेंगे अतः 5 का अधिकतम घात कितना है, 4 है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। 3 नंबर में दिया गया 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात। इसका भी उसी तरीका से हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे और जो 2 का अधिकतम घात होगा उसके अनुसार इसको लिख देंगे। 2 और 3 एक समान है। हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप 4 नंबर सवाल को देख रहे होंगे। 63 70 बराबर दिया गया 2 पावर m इंटू 5 पावर n इंटू 7 पावर k इंटू 13 पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम सवाल को लिख लिए हैं। इस सवाल को हम बनाते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 63 से 70 का हम गुणनखंड करेंगे। तो वो वही प्रोसेस लगाएंगे, 63 से 70 का गुणनखंड करेंगे। 63 70 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सब सॉल्यूशन हम 2 से लगाएंगे, तो 2 तिया 6, 1 2 का 2, 1 बचा 17, 2 8 16, 2 5 10। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, इसमें लगाएंगे हम 5 से। 5 6 30, 1 बचा, 5 तिया 15, 3 बचा 5 7 35। अब इसमें 5 से नहीं लगे, इसमें लगाएंगे हम कितना से, 6 7 से लगाएंगे। 7 9 में 63, 7 का 7, फिर इसमें 7 से लगेगा, कितना होगा, 7 का 7, 7 तिया 21। अब इसमें नहीं लगेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 63 70 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13। तो 2 का घात यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 का घात यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 का घात यहाँ पे 2 हो जाएगा कि 7 2 बार है, 13 का घात क्या होगा, 1 होगा।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63 से 70 का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया था 63 के 70 पर हम ये मान को पुट करेंगे तो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इंटू 7 पर पावर k इंटू 13 पर पावर p। अब बराबर हमको क्या आया है 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 इंटू 7 पर पावर 2 इंटू 13 पर पावर 1। यहाँ पे बराबर का साइन है तो बराबर के साइन में देखते हैं इस सब का आधार क्या है, बराबर है, तो पावर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका तुलना इससे करेंगे, 5 को तुलना 5 से करेंगे, 7 को तुलना 7 से करेंगे, 13 की तुलना हम 13 से करेंगे, 2 का तुलना इससे करेंगे, आधार इसका समान है तब पावर इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और p बराबर कितना हो जाएगा हमको 1 हो जाएगा। हमको दिया गया है निकालने के लिए क्या, तो m प्लस n प्लस k प्लस p। m का मान 1 है, n का मान 1 है प्लस k का मान 1 है, सॉरी 2 है, और प्लस p का मान कितना है 1 है। सबको जोड़ेंगे तो 1 2 2 4 1 5, इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। इस तरीक़ा से इसको हम बना लेंगे। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दिया गया है लास्ट में 5 नंबर, निम्नलिखित में जो कौन सा युग्म सहभास है, सहभास संख्या। तो देखिए सहभास जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 32 62 है, 18 25 है, 31 39 है। तो देखिए ऐसा उस तरह के जोड़ा इसमें ढूंढना है जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। देखिए ये 2 से कट जाएगा तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार 18 और 3 है ना, तो देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये 31 से कट जाएगा, 31 31 93 ये भी नहीं होगा। 18 25 को देखते हैं तो ये सिर्फ इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, बाद में इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यही एक सहभास संख्या का क्या है युग्म है 18 25। चलिए इस वीडियो में यहीं तक सवाल को रहने देते हैं, आगे के सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे।